देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों का कोई कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग, कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है या कमजोर है। आप बस यहाँ सिंसियरिटी से जो पढ़ा रहे हैं उस पर फुल कंसंट्रेट होके जो हम बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कितना हम आपको बताएंगे, आप घर जाके केवल 10 मिनट उसको पढ़िए। कितना मिनट? अफसोस की बात है कि कोढ़िया सब 10 मिनट टाइम नहीं देता है। जल्दी घोटो, जल्दी घोटो। बेचारी मुंह में भर लिए, खा नहीं पा रही। घोटो घोटो। और चिवड़ा लाई है क्या वो चाची? चिवड़ा लेके आई हो? खाओ 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 बबनी, खाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बेचारी पकड़ा गई यहाँ। लाइव वाले जितने बच्चे हैं देखिए, आप हम ये मान के चलते हैं, आप में लाइव हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, हम ये जब पढ़ाएंगे तो ये मान के चलेंगे आपको पॉलिटी कुछ भी नहीं आता है। पर सत्य आप लोग इससे घमंड में नहीं रहिएगा कि आपको घर जाके रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। इस तरह की मेंटेलिटी नहीं रखिएगा। आपको पढ़ाई प्रॉपर ढंग से करना है। चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक जो पढ़ाएंगे उसी रिदम में पढ़ना है आपको। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। ठीक है? पॉलिटी यानी संविधान को हम लोग वहां से पढ़ते हैं। ये क्या चीज है? एक चीज याद रखिएगा पॉलिटी के विषय में, आपका ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगा, आपके देश की ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगी आप कितना अमीर बनिएगा। यानी आपके ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी को डिसाइड करती है। अब रेगिस्तान में है, आपको कुछ है नहीं, जैसे सऊदी अरब की ज्योग्राफी है, वहां पे पेट्रोल मिल गया, अमीर हो गया सब। सिंगापुर की ज्योग्राफी है, वो रास्ते पे इकोनॉमी मजबूत हो गई। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी को क्या कर देता है? मजबूत कर देता है। ज्योग्राफी इकोनॉमी को मजबूत कर देता है। तगड़ा इकोनॉमी होना चाहिए। जैसे भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी कि इतनी ज्यादा यहाँ उपज होती थी, इतना व्यापार, इतना मसाला, इतना सूती वस्त्र होता था कि भारत की ज्योग्राफी ने इसकी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया कि यह सोने की चिड़िया बन गया। ज्योग्राफी किसे मजबूत कर देता है? इकोनॉमी। लेकिन ये इकोनॉमी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी ये पॉलिटी डिसाइड करता है। यहाँ की पॉलिटिक्स जब तक मौर्य वंश के पास था यह मजबूत था। जब तक मगध था पॉलिटी का तब तक था। जिस दिन पॉलिटिक्स यहाँ का कमजोर हुआ, यहाँ भारत आए सब दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, सब चले आए सब यहाँ। समझ में गया? अमेरिका की ज्योग्राफी ने अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत कर रखा है, लेकिन वहां की पॉलिटी ने उस इकोनॉमी को घेर के रखा है। वहां की पॉलिटिक्स बहुत मजबूत है। समझ में गया? आप क्या करने जा रहे हैं? पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम और आप पॉलिटिक्स पढ़ते पढ़ाते हैं, नेता लोग पॉलिटिक्स करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमसे कई बार पूछा था आप पॉलिटिक्स करेंगे, हम कहा हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। जो करता है आपके नजर में उसे भेजिएगा, पहले बेंच पे दे देंगे। हैंडीकैप को आप लोग का सीट रिजर्व रहता है, जैसे हैंडीकैप उन लोग के लिए भी एक तो सीट क्या कर देंगे? रिजर्व कर देंगे। आगे बढ़े। दूसरा, जितने बच्चे हैंडीकैप आएंगे उनके लिए आप लोग को जगह छोड़ के रखना है। फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठेगा। फिर ऑन, हाँ हट जाना लोग। फिर बहस नहीं करना। जितने हैंडीकैप बच्चे हैं, आपसे अगर कोई पूछे तो आप एक बार बताइएगा। एक बार आप भी ऐंठ में मत रहिएगा कि हटता है कि नहीं, आप बता दीजिएगा कि भाई हम हैंडीकैप में हैं। नहीं समझ में आ गया? नहीं, कई बार पता नहीं चल पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता नहीं चल पाता। और कम दिमाग को हैंडीकैप नहीं बोला जाता है। सर चैप्टर 1 से लेके चलिएगा प्लीज ना, 8वां चैप्टर से चलेंगे। पंकज यादव बाबू परेशान नहीं हो, चैप्टर 1 ही से चलेंगे। तो आप बताइए पॉलिटिक्स जरूरी है कि नहीं है? आज से लगभग 2500 साल पहले प्लेटो सुकरात ने जो पॉलिटिक्स को बोला है, आज के जमाने में किसी की औकात नहीं है कि उस लेवल का थिंकिंग डेवलप कर सके। आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े लेक्चरर प्लेटो के, अरस्तु के थ्योरीम को, उसके दिए गए आइडियोलॉजी को समझाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आज भी देखिएगा, वही प्लेटो का कहना था कि जब भीड़ तंत्र बढ़ेगा, जब लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बढ़ेगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। जो बैठेगा उसे लगेगा हम ही को रहना चाहिए। वहां पर अधिकारियों का बोलबाला हो जाएगा। यहाँ पर आज भारत में देखिए, हम लोकतंत्र से कब भीड़ तंत्र में बदल गए हमें पता ही नहीं चला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
भीड़ तंत्र में हम कब बदल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो हम लोग को पॉलिटिक्स को पढ़ना है। तो भारत का संविधान जो है, हम संविधान के बारे में देखते हैं, उसी से इर्द गिर्द सारी चीजें रहती हैं। संविधान एक किताब है, इसमें नियम कानून का संग्रह है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि एक संविधान से ही हमारा देश चलता है। संविधान के अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मेन संविधान है उसका नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? भारत का संविधान। भारत का संविधान। अब ये 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसे कंप्लीटली लागू कर दिया, वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अब हम उधर नहीं जाएंगे। इस संविधान है यानी ये एक किताब है। इस किताब में, हर किताब में आपके कुछ ना कुछ चैप्टर होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स कुछ पेज नंबर होंगे। आप पॉइंट्स को पेज नंबर समझिए। तो इसमें भी कुछ लेसन है। क्या है? लेसन है। लेसन को क्या कहते हैं? भाग। क्या कहेंगे? भाग। भाग। कितने भाग हैं? 22। तो टोटल आपको इस संविधान में कितने लेसन मिलेंगे? 22 लेसन मिलेंगे यहाँ पर। और आप समझिए उसको आर्टिकल। क्या चीज? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब पॉइंट्स, अनुच्छेद बोलते हैं ना। इधर देख, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। आप लिखते होंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, टॉपिक बाय टॉपिक। तो हर लेसन में क्या होता है? टॉपिक होते हैं। हर लेसन में कोई ना कोई क्या होता है? टॉपिक होता है। टॉपिक होता है ना, उसी को हम लोग टॉपिक ना बोल के यहाँ हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल। क्या बोलेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल यानी अनुच्छेद। क्या कहेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद। हम उसे टॉपिक नहीं बोल के क्या बोलेंगे? अनुच्छेद। 395। कितना है? 395। हर किताब में लेसन होता है, हर लेसन में टॉपिक होता है। संविधान भी एक किताब है। कितने लेसन है? 22। कितने टॉपिक है? लेसन को क्या बोलेगा? भाग। टॉपिक को क्या बोलेगा? अनुच्छेद। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आर्टिकल। क्या इतने ही आर्टिकल से 395 को टॉपिक से पूरा देश चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। एक्चुअल संविधान कोई ये एक आपकी बाउंड्री डिसाइड करती है। जैसे रेलवे में आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, आपकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड कर देगा। ये संविधान में लिखेगा? हाँ? आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, आप पे फाइन लग जाएगा, ये संविधान में लिखल है। हेलमेट नहीं पहनेंगे, फाइन मार देगा, संविधान में लिखल है। पिया के करना है, डिवोर्स कैसे देना है, घर कितना बनेगा, नेव कितना गहीर खोदाएगा, दीवार कितना चौड़ा होना चाहिए, गाड़ियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितना धुआं देना, संविधान तब तो पता चलेगा। इतना मोटा हो जाएगा कि जेसीबी से पन्ना पलटना पड़ेगा। आप भी बताइए। पुलिस का अलग संविधान, आर्मी का अलग रूल, सीबीआई का रूल अलग, संसद का अलग रूल, बिहार का कुछ अलग, झारखंड का कुछ अलग, आदिवासी रूल कुछ अलग, यूनिवर्सिटीज एक्ट अलग, स्कूल एक्ट अलग, सीबीएसई का अलग, आईसीएसई का अलग, सबका अलग अलग होता है। एयरपोर्ट के रूल अलग, रेलवे के रूल अलग, बंदरगाहों के रूल अलग, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के रूल अलग होते हैं, फैक्ट्रीज लगाने के रूल अलग होते हैं, माइनिंग खनन का अलग होता है, जंगल का अलग होता है। फिर ये संविधान क्या है भाई? संविधान मैक्सिमम लिमिट है, एक फ्रेम है। कितना उड़ना है इसके अंदर रह के उड़ जाओ, कितना रहना है इसके अंदर रह के उड़ जाओ, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे मान के चलिए आर्मी है। क्या है? आर्मी। आर्मी कहेगी आप उसका रूल नहीं मानेंगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ये हो जाए। जैसे पुलिस है, पुलिस कहती है कि ड्यूटी पे नहीं आएंगे तो सैलरी काट लेगा, संविधान के अंदर है। कहा जाएगा कि अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे सस्पेंड कर दिया जाएगा, संविधान के अंदर है। सीनियर का बात नहीं मानेंगे, फांसी दे दिएगा, संविधान करेगा ये मेरा आ गया। अब ही नहीं, अभी तुम फ्रेम के बाहर जा रहे हो, अपनी औकात के बाहर मत जाओ, अब फांसी देना है तो हमारे पास आओ। अब संविधान में है कि आप पुलिस अपने सुविधा के लिए कानून बना सकती है, बट मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। उसने कहा कि हमेशा के लिए टर्मिनेट, नौकरी खत्म, सैल्यूट का नहीं मारा था, खत्म। अब वो आ जाएगा किसके पास? संविधान के पास। और संविधान में कहता है कि भाई पर्सनल लिबर्टी है, वहां पे अब बचा लेगा। संविधान अल्टीमेट बुक, मतलब वो क्या, एक मैक्सिमम फ्रेम सेट कर दिया है कि आप इससे परमिशन लेके कुछ भी बनाए। जैसे जीएसटी रूल लाना है, इससे परमिशन लेके उसमें बनाइए। पता चला जीएसटी नहीं दिया तो घर में घुस के गोली मार दिया। आर्टिकल 21 का कौन चलाया था वो, लाओ उसको नाप देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? नाप देंगे आप। अभी उत्तर प्रदेश में कोई आईपीएस थे, वो गरिया दिए थे किसी को, और रिकॉर्डिंग लेके चल गया हाई कोर्ट में। कहा कि तो कैसे गरिया दिया हुआ आईपीएस को, लाओ तो इधर। आईपीएस को बुलाया हाई कोर्ट में, कहा ना कितना तुम पब्लिक को गरियाते हो ना, उतना तुम्हारे जैसे ना अधिकारी को हम लोग यहाँ सुबह शाम गरियाते हैं। हाईकोर्ट के आगे इतने बड़े अधिकारी हो, ऐसे खड़े रहते, सर सर तुम्हारा टाई टाई कहाँ है, टाई कहाँ है, सब बुला गए सब यहाँ से कपड़ा वपड़ा के लिए डांट सुन जाता है, गाली उली सुन के चलाते हैं यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? केकरो नाप देता है। बिहार के डीजीपी साहब सिंघल साहब थे, अब तो नहीं है, रिटायर हो गए।
वो किसी एक सिपाही को टर्मिनेट कर दिए थे, टर्मिनेट कर दिए थे सिपाही को, और 2 साल से केस लड़ा था, पटना हाई कोर्ट के पास गया। जज साहब थे, साउथ इंडिया के हैं, उन्होंने आदेश दिया, मिस्टर डीजीपी, टुडे 6 टुडे टिल 6 o'clock यू हैव टू रिवोक योर ऑर्डर, अदरवाइज आई विल सो। 2.5 साल से मुकदमा चल रहा है, कहते आज 6 बजे तक तो हो जाना चाहिए। अब हमको एग्जैक्ट मामला पूरा नहीं ध्यान है, बट ऐसा है, डीजीपी को नाप दिए थे, डीजीपी साहब कर, यस सर, सर सर सर। संविधान वो चीज है, समझ में आ गया? संविधान आपको मैक्सिमम लिमिट देता है कि आप इतने भर उड़ सकते हैं। आप अपना कानून बना दिए, संविधान रेलवे को भी कहता है तुम अपना कानून बना दो। कल को हम यूनिवर्सिटी खोल दे तो संविधान ये भी देता है कि शिक्षा का अधिकार है, आप खोल सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के लिए लॉ बना सकते हैं, बट आपका लॉ कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पता चला हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर दाहिने से चलना है, बाएं से नहीं, संविधान कहेगा उलाट देंगे, यूनिवर्सिटी है पलाट देंगे, ऐसे पलाट देंगे, नीचे चल जाओगे, जीवाश्म बन जाओगे यहाँ। नहीं समझे? तो संविधान ऐसा नहीं है कि वो आपको घर परिवार रेलवे डिपार्टमेंट मंत्रालय संभालने का अधिकार नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट सेट करता है कि इसके दायरे में रह के आप कुछ कर सकते हैं। संविधान समझ में आ गया? ऐसा नहीं, जितना बड़ा संविधान है ना, ओकरा से बड़का रूल रेलवे का है, रेलवे बुक उससे बड़ा है, जितना संविधान है उससे 4 गुना बड़ा कौन है? पुलिस मैनुअल है, कि गिरफ्तार करिएगा तो क्या मेमो देना पड़ेगा, कैसे थाना में ले जाएंगे, वहां कौन होगा, रूल बुक क्या होता है। लेकिन उस सारा बुक किसके अंडर में? संविधान आपको मैक्सिमम बाउंड्री फिक्स कर देता है, इसके अंडर में आप कैसे। हाँ, अरे तो हम क्या बोले गोली मारो उसको, इतना लंबा तुमको डाउट क्या है, बोलो ना। तो प्राकृतिक आपदाएं तो आते रहती हैं। बमनी का कहना है कि आप बोले थे पॉलिटी छोड़ के वो इतिहास में चल गई, आप बोले थे सर कि संविधान मौर्य वंश, भाई मौर्य उनका कहना है अकाल पड़ा था तो ज्योग्राफी क्यों नहीं बचाया? जो अकाल पड़ा था वो भी तो ज्योग्राफी का ही कारण है ना। अकाल, बाढ़, सूखा, बालू, पर्वत, मरुस्थल, किसमें पढ़ना है आपको? ज्योग्राफी में। झारखंड में कोयला निकल रहा है, किसमें पढ़ना है? ज्योग्राफी में। सऊदी अरब में बालू है, ज्योग्राफी। जमीन के नीचे पेट्रोल है, ज्योग्राफी। तो ये सूखा, अकाल, ये सब का पॉलिटी का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी खराब थी, मौसम, हवाएं, मौसम किसमें पढ़ना है? ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर किसमें पढ़ना है? ज्योग्राफी। उसको लग रहा है इतिहास का है, समझे? अब चलिए ध्यान से समझिए, ये समझ में आ गया? अब संविधान में ना कुछ साइड से एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जाती है, जैसे किताब पढ़ते होंगे ना, किताब जब पढ़ने जाइएगा तो अगला एक पन्ना एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एगो एक्स्ट्रा कुछ कहानी होनी लिख देता है, पृष्ठभूमि लिख देता है। इसी संविधान में एगो एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको कहते हैं शेड्यूल्ड। क्या कहते हैं? शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल। अनुसूची। क्या कहेंगे? अनुसूची। क्या कहेंगे? अनुसूची। शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल। किसी भी किताब में देखिए ना, 1-2 पन्ना एक्स्ट्रा जोड़ देता है, शुरुआत में या लास्ट में जोड़ देता है शेड्यूल। वैसे ही हमारे संविधान में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, शेड्यूल। क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल हमारे संविधान में पहले 8 गो था, अभी कितना है? 12। अभी कितना है? 12। क्योंकि सबसे कम अगर कुछ है तो शेड्यूल ही है, वरना देखिए ना, भाग देखेंगे तो 22 गो है, अनुच्छेद देखेंगे 395 गो, और शेड्यूल कितना है? हम दम दे शेड्यूल उड़ा देते हैं। पहले क्या उड़ा देते हैं? शेड्यूल। उसके बाद हम चलेंगे भाग 1, किसमें पढ़ेंगे? भाग 1। भाग 1 में कुछ अनुच्छेद आएगा, भाग 2 के अंदर कुछ अनुच्छेद आएगा, भाग 3 के अंदर, यानी इन्हीं 2200 भाग के अंदर इन 395 अनुच्छेद को क्या कर देना? हटा देना। तो ये हो गया अनुच्छेद। क्या हो गया? अनुच्छेद। एक सुनते होंगे धारा, धारा 302। धारा 302 अनुच्छेद आपको जीवन जीने का तरीका बताता है कि इतने लिमिट में जियो, और अगर लिमिट क्रॉस किए तो अब धारा लगेगा। धारा ये बताता है कि कै जूता मारेंगे। तो अनुच्छेद आपको जीने का तरीका सिखा रहा है, लिमिट से ज्यादा क्रॉस करिएगा तो आप पे लगेगा धारा 302, 420, 303, 305, 307, अपहरण कर दिए 364, 365, ये सब ई धारा लगेगा। तो मैंने धारा, आप समझिए धारा लग गया ना, मतलब यू हैव क्रॉस द आर्टिकल, कोई ना कोई आर्टिकल आपने क्रॉस किया है, जब मार के इसका कपार फोड़ दिए। तो आर्टिकल 21 इसको कहा है कि जीवन जीने का अधिकार है, अब मार के उसका कपार फोड़ दिया, यानी इसने अब इसके एक किसी न किसी अनुच्छेद को नुकसान पहुंचा दिया। अब इसके ऊपर जो कपार फोड़ा है, मरखा है, उसके ऊपर अनुच्छेद लगेगी धारा। अब धारा लगेगा, अब इसको बुखार छोड़ाया जाएगा। कौन बुखार छोड़ाएगा? कोर्ट। और कोर्ट कहेगा उसको
मारिए ले जाके जेल में, डाल देगा कहाँ पे, जेल में। आगे बढ़े तो पहले क्या स्टार्ट कर देते हैं, अनुसूची। पहले क्या चालू करते हैं, अनुसूची। भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8। जरूरत पड़ी तो एक और बढ़ा दिया गया। जैसे संविधान लागू हुआ तुरंत जमींदारों का दबदबा हो गया, जमींदारों का दबदबा हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जमींदारी खत्म कर देते हैं, तो जस्ट अगला एक अनुसूची जोड़ा। पहले 8 था, एक और जोड़ दिया, कहा कि अनुसूची 9, जमींदारी खत्म, जमींदारी खत्म। अब हम एक एक करके जोड़ते हैं अनुसूची की। जो कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1 कहता है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य मतलब सेंट्रल राज्य सरकार। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य का क्षेत्र, कहां कहां तक किसका क्षेत्रफल है, ये किस अनुसूची में लिखा है। एक, भारत का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। जैसे संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और राज्य सरकार का क्षेत्र कहां कहां तक। पता चला बिहार सरकार एगो जिला बकोट लाई उत्तर प्रदेश की, बनारस मेरा है, तो भाई कहीं ना कहीं लिखल होगा ना, तो कोनो ठीक है, बनारस मेरा है। डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, डेवलप पे जगह का कब्जिया लो, बनारस हमारा है, नोएडा ले लिया हमारा है, तो बवाले हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है, आपके जमीन की रजिस्ट्री हुई है ना, तो आपके घरे कागज होगा ना, उसी तरह हर राज्य का अपना एगो कागज है, वो किस अनुसूची में लिखा है। तो भारत राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र एक, हाँ एक है, उसमें सारी बात है। अब मान के चलिए जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया, तो ये कहां जाके लिखा होगा, शेड्यूल 1, वहां लिखा होगा आंध्र प्रदेश की इतने जिलों को तोड़ा गया, अब आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है और तेलंगाना का क्षेत्रफल इतना है। तेलंगाना की सीमाएं कितने कितने राज्यों से लगती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब जैसे एक जगह यही गलती कर दे कि बिहार की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ले अब तो भया बवाल, भैया बिहार यहाँ है पाकिस्तान यहाँ है, लिख दे उसमें कि बिहार की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो पूरा ही बिहार हो गया, तब ना सीमा लगेगा, गलती उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में है वेतन। क्या है, वेतन। जितने बड़े लोग हैं उनका वेतन। आपका क्या ग्रुप डी में जॉब लग जाएगा तो आपका वेतन अनुसूची 2 में लिखेगा, एसएससी में हो जाएगा तो 2 में लिखेगा, आप बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर हो गए तो आपका इसमें लिखेगा नहीं। जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, या जो जो चुन के आ रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, उन लोग का किसका कितनी सैलरी होगी, तो सबके वेतन की चर्चा, वेतन की चर्चा 2 में। 3 में है शपथ, कौन कैसे शपथ लेगा, ओथ कौन कैसे लेगा, ये किसकी चर्चा किसमें है, और सैलरी, सैलरी, शपथ, सबका शपथ अलग अलग लेता है। मैं शपथ लेता हूं पूरे जो क्षेत्र को कबाड़ दूंगा, एकदम धरती पलट दूंगा, ऐसे ऐसे खूब शपथ लेता है, ऐसे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो दिक्कत कब आती है, जब देश लोकतंत्र से भीड़ तंत्र में चला जाता है तो कभी डेवलपमेंट नहीं होता है। उस भीड़ की बात सुनो, उस भीड़ को क्या चाहिए, उस भीड़ को चाहिए हमको अकाउंट में कुछ पैसा, उस भीड़ को चाहिए हमें सुविधाएं, उस भीड़ को चाहिए हमारे लिए पर्सनल मेरे पास क्या आ रहा है, उस भीड़ को नहीं चाहिए कि आपके बगल से सड़क चले जाए, उस भीड़ को ये नहीं चाहिए कि आपके बगल में हॉस्पिटल हो जाए, उस भीड़ को ये नहीं चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाए, उस भीड़ को चाहिए पर्सनल मेरे अकाउंट में क्या आया, फ्री बिजली आया कि नहीं आया, अनाज आया कि नहीं, पैसे आए कि नहीं, अस्पताल फ्री हुआ कि नहीं, स्कूल फ्री हुआ कि नहीं, उसको इससे मतलब नहीं कि क्वालिटी सुधरा कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है भीड़ तंत्र की। आप लाख गाली दीजिए नेताओं को, लेकिन एक बार सोचिए भीड़ क्या मांग रही है। कभी किसी भीड़ को सुने यूनिवर्सिटी मांगते हुए, ना 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 ना, ना नहीं मांगेगी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये गड़बड़ है। तो शपथ समझ में आ गया, कौन कैसे शपथ लेगा, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, संसद हो गया, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, दुनिया भर का सबकी शपथ की चर्चा। हाँ कौन सी करी बोंकी महामनगा, अरे तू उधर बैठने में दिक्कत हो रहा है, घसक जाओ, तुम लोग को भी नहीं समझ में, कोई मोटा है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, मोटा बबनी इधर देखो अब ध्यान से।
ईरानी कुमारी करी आर्टिकल 3 के अनुसूची 3 के तहत, आर्टिकल नहीं है क्या, अनुसूची। अरे आप शपथ लीजिए लड़कियों की बेइज्जती नहीं करेंगे। हमने आज तक कभी बेइज्जती किया ही नहीं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ये बताओ दुनिया का सारा युद्ध समाप्त हो गया, क्या कभी भाई बहन का झगड़ा समाप्त हुआ है? तो हम राखी बंधाए हैं, तो भाई बहन का झगड़ा कभी समाप्त हो सकता है? नहीं समाप्त होगा। इसलिए हम शपथ लेते हैं कि जो भारतीय परंपरा के अनुसार ये जो भाई बहन का झगड़ा है ये कंटिन्यू रहेगा। और जितना हम लड़की लोग को बोल देते हैं ना, दूसरा कोई बोले ना तो मार मारेगी सब, सबको यहीं पे ना खींच खींच ले जाएगी सब। आज हम एक भर हॉस्टल में पीटा जाएगा इसको, मारो। वो एक भाई बहन का झगड़ा होता है, समझे? बाकी ऐसे आप लोगों के लिए जो आपका अधिकार है, जो आपको मिलना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा ये सब में, उसमें कभी हम आपका बाधा नहीं, इवन हम आपके लिए लड़े, और हम हमेशा ये बात बोलते हैं अपने रियल अधिकार के लिए लड़े, तो भाई बहन में ऐसा रहता है नहीं। दूसरा, आप कभी सोचिए ना, इनडायरेक्टली आपको हम कितना स्ट्रांग बना देते, कितनों चंट सास मिलेगी। अब आपको दिक्कत है, मान के चलिए आपको 22 गो ननद मिल जाए सब, ऐसा जगह बिया 22 गो ननद मिले सब, हाँ मूड़ी लड़ा लेगी सब बाप रे बाप, कहाँ फंस गए। 22 गो ननद मिलेगी ना तो खुदे ड्राम में पैक होना पड़ेगा हम वहीं बैठ जाते हैं ड्राम समाधि ले ननद भौजाई में वैसे ही लड़ाई चलता है जैसे रूस और अमेरिका में चल रहा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत शपथ हो गया। अब 4 में कहता है राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट। देखो ऐसे समझो मेरे ध्यान से, संसद है, देश का सारा पावर संसद के पास है। संसद ने पास कर दिया जीएसटी, लग गया। संसद ने पास कर दिया एनआरसी, लग गया। संसद ने बोला 370, गया। सारा पावर किसके पास है? संसद। तो अल्टीमेट पावर को सोवर्निटी या संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता मतलब अल्टीमेट पावर, जिसको पावर को कोई नहीं काट सकता है, वो क्या है? संप्रभुता। जैसे इस क्लासरूम में हम हैं संप्रभुता, हम बोलेंगे तो नहीं काट सकते, लेकिन इस क्लासरूम में भर एकरा ऊपर, हमारे ऊपर इसकी संप्रभुता यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में है। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर इसकी संप्रभुता यहाँ के मुख्यमंत्री को है। उस मुख्यमंत्री के ऊपर संप्रभुता यहाँ के हाई कोर्ट को है। उस हाई कोर्ट के ऊपर संप्रभुता यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संप्रभुता संसद की है। समझा गया? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर संप्रभुता संसद की है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फांसी की सजा को संसद में बैठा गृह मंत्री साइन करके देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की फांसी की सजा रद्द हो जाती है। बताओ संप्रभुता सुप्रीम कोर्ट के पास या संसद के पास? भारी भारी वर्ड सुनने को मिलेगा, संप्रभुता, हमें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ऐसे थरथरा मच जाएगा कौन चीज है यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया? तो भयंकर भयंकर वर्ड सुनने को मिलेगा, तो डरना नहीं है इसके लिए। यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल चीज होता है। संप्रभुता अंग्रेजी में तो सोवर्निटी ऑफ स्टेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये सब भयंकर भयंकर बात सुनने को कोई दिक्कत नहीं। तो संसद है, संसद में चुनाव होके जाता है, लोकसभा का चुनाव होके जाता है, लोकसभा का। एक होता है राज्यसभा, जिसका चुनाव ही नहीं होता है, जिसका चुनाव नहीं होता। तो किस राज्य से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में? पता चला उत्तर प्रदेश का हम ही बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग मत बैठिए, ऐसे होगा? नहीं होगा। अब तो किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी ताकि बराबर प्रतिनिधि वहां हो सके, कि जब लोकसभा कानून बनाए तो कोई अपने अपने राज्य की भी बात करे कि भैया आप नहर बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे बिहार में बांध बना दीजिए, आप सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। हर राज्य की अपनी समस्या है। हम पानी से डूब रहे हैं, राजस्थान प्यास से बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सूखा से परेशान है, साइड का एरिया जो अंदर बीच वाला विदर्भ वगैरह वाला एरिया, तो राज्य का है। तो राज्यों का प्रतिनिधि किसमें है? 4। राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। तो बताइए अनुसूची 1 तो देखिए, संविधान में पहले ही है कि पहले पैसा दीजिएगा तब शपथ लेंगे और तब जाएंगे राज्यसभा में। सीक्वेंस समझो, पहले शपथ है या पहले पैसा है? पैसा होना चाहिए पहले शपथ, लेकिन पहले क्या है? पैसा। पहले पैसा दो भाई, हमारा वेतन कितना है, नहीं समझे? तुम मनोभाव ही नहीं समझ पाए नेताओं का,
नहीं समझ आ गया? वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। वो अपनी पावर को, अपने पैसे को इंजॉय कर रहे हैं, अपने पावर को, अपनी गाड़ी, सिक्योरिटी, बंगला, वो इंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बने ही नहीं, तुम जबरदस्ती उनको समझ रहे हो। क्या गलती है? नहीं समझे? इंडियंस आर लिविंग इन भीड़ तंत्र। किसमें है? भीड़ तंत्र। भीड़ का एक हिस्सा उठेगा, दंदना के बोलेगा गांधी ने विभाजन किया। आप इतिहास पढ़ के पागल हो जाएंगे, अरे यार ये तो विभाजन 1909 में होगा, तो मार्ले मिंटो सुधार, और मुसलमानों को पृथक क्षेत्र, जिन्ना ने था, जिन्ना नहीं रहता तो नहीं हो जाता ना। यहाँ पे भीड़ तंत्र क्या हो गया? राज्यसभा में सीट समझ में आ गया? अब राज्यसभा में सीट जाएंगे तो फिर वहां एक समस्या, SC ST को बहुत सताया गया है। अपने समय में भारत एक ऐसा राज्य था जहां ये था कि SC ST शिक्षा नहीं ले सकता है, SC ST शिक्षा नहीं ले सकता। आज के टाइम पे शिक्षा मिला है तो कहते हैं कि SC ST तो अभी भी तो पीछे है। बाबू ऐसे नहीं पीछे है, हजारों साल में जब आपने उसे पढ़ने नहीं दिया तो उससे पहले की पीढ़ियां, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, ननिहाल वाले, ये सब किसी को आपने पढ़ने नहीं दिया तो लिंके टूट गया। वो अपने परिवार का अकेला पढ़ के नौकरी लिया, कोई दिक्कत होगा तो उसको मिलवे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जिसने सदियों से पढ़ते आया है उसकी रिश्तेदारी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो रिश्तेदार में कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई IAS है, कोई रेलवे में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई किसी में, उसका खानदान बड़ा है। समझ में आ गया? उसको कोई दिक्कत आएगा 10 आदमी आएगा, तुम्हें खोजना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे समझो ध्यान से, मान के चलो हम हैं, हमसे आने वाली पीढ़ी को वो सारा कांटेक्ट, वो सारा पहुंच पैरवी ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो हमारे पास है। नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जो SC ST है उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास नौकरी है, वो मुसीबत में फंसेंगे तो उनके लिए अगर एगो आएगा और कोई अगर ठीक ठाक है, संभ्रांत है, तो उसके लिए 200 आएगा। वकीलों में उसको डर इस बात का भी लगेगा कि हमारा केस लड़ने वाला वकील हमसे ठीक से मेरे लिए है या नहीं है। उसको लगेगा कि हमारा पैरवी करने वाला सीनियर जाति के आधार पर हमारा सही रहते हुए हमें गलत ना कर दे। ये एक बड़ी समस्या है उसके साथ। यहाँ आज लड़की लोग समझो, आज आपको रिजर्वेशन भले मिल गया है, लेकिन आज आप खोजने जाइएगा डिपार्टमेंट में कोई आपके लिए बोलने वाला हो तो बहुत कम मिलेगा। वहां आज भी सब उसे मिलेंगे सब। तो आप पहली पीढ़ी में जा रहे हैं, वहां जाके आपको अजीब दिखेगा, और तरीके तो पूरा पुरुष है सब। नहीं समझ आ गया? तो बताइए SC ST के लिए रिजर्वेशन, SC ST के लिए रिजर्वेशन, अब पूर्वोत्तर भारत के लिए रिजर्वेशन। पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत भी बहुत पिछड़ गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सब एरिया पिछड़ गए थे, तो उनके लिए भी शेड्यूल 6 रख दिया गया। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, अल्लाह नहीं करोगा कोई, तो अभी संप्रभुता मेरे ही हाथ में है। यहाँ ये राज्य काफी पिछड़ गए थे और यहाँ पर खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। इन लोगों का कहना था कि हमारा संविधान में हमारा विदोहन कर दिया जाएगा, बड़ी कंपनियों को भेज देंगे, हमारा जनसंख्या कम है तो संसद में हमारा प्रतिनिधि नहीं रहेगा, कहीं हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब अंबेडकर साहब कहे कि ना ना ना, बर्बाद नहीं हो गया। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 मतलब अनुसूची 6, शेड्यूल 6 में कहा गया है कि जो जो राज्य शेड्यूल 6 में आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, तो इस एरिया में किसी कंपनी को, किसी होटल को, किसी फैक्ट्री को, बड़ी कंपनी को अगर जमीन खरीदना है तो वहां के लोकल लोगों का नियम चलेगा, न कि वहां संसद का नियम या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चलेगा। वहां के लोकल लोग अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देंगे तो चलेगा, अदरवाइज में नहीं चलेगा। अब बताइए, वहां का जंगल आज भी सुरक्षित है पूर्वोत्तर का, वहां के खनन आज भी सुरक्षित है, बचा के कौन रखा है? शेड्यूल 6। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन लद्दाख में बर्फ इतना है और वहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा खनन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण होगा, फैक्ट्रीज लगने लगेंगी, होटल खुलने लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ का बर्फ पिघलेगा, कंपनियां अपना पैसा कमा के लेके चली जाएंगी, वहां के रहने वाले वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे जैसे आज धनबाद और झरिया के लोग वहां पे कोयला निकालने के बाद जो आग लग गया है, वहां के आदिवासी आज मर रहे हैं, बड़ी कंपनियां पूछने नहीं जाती है। तो यहां भी जरूरी था शेड्यूल 6। पिछले 4 साल से सोनम वांगचू यहां आर्टिकल शेड्यूल 6 मांग रहे थे कि हमें भी शेड्यूल 6 दो, कि जब तक हम परमिशन न
बना देंगे कि कौन सा पहाड़ खोदना है, कहां पे माइनिंग करनी है, कहां होटल बनाना है, कहां इंडस्ट्री बनाना है। यहां सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। 4 साल तक उस इंसान की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अगर नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां के बच्चे भी थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर वही धारा लगा दिया गया जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, काट के जयपुर की जोधपुर जेल में रख दिया गया। हम भीड़ तंत्र वाले लोग को कोई मतलब नहीं बना है कि वो इंसान इस देश के लिए क्या किया था। वो इंसान इस सेना को ठंड में रहने के लिए टेंट दिया था, जहां सेना का नेटवर्क नहीं चल रहा था। दुनिया में पहला वाईफाई बना के दिया, वाईफाई नहीं लाईफाई बना के दिया। इतनी ज्यादा इनोवेशन किया, उसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। 3 इडियट मूवी में जो वहां पर रणछोड़ दास छांचड़ बना होता है आमिर खान, वो कोई और नहीं, वो सोनम वांगचुक है जो आज जेल में है इस भीड़ तंत्र में। समझ में आ गया? भारत में भीड़ तंत्र में यही होता है, बस खुश रहिएगा आप लोग और कुछ नहीं। गया वो इंसान जेल में, क्या मांग रहा था? शेड्यूल 6 क्या मांग रहा था? उसे आरोप लगाया गया कि देशद्रोही है, चाइना से मिला हुआ है, ये है वो है। एनएसए लगा, कहां चल गए? खत्म कहानी। क्या मांग रहे थे? शेड्यूल 6। क्या गलत मांग रहे थे? आज देखिएगा बर्बाद हो गया। शेड्यूल 6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है। 3 मीटर का एक तल्ला यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है। वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल लोग का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा, यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा। और यहां से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू, तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है, तो जो धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है, भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा, और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड और इकोनॉमी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है नहीं? एनी प्रॉब्लम? आप लोग को समझ में आता है तो बताइए, शेड्यूल 6 अच्छा है कि नहीं है? चारे राज्य को सोनम वांगचुक क्या मांग रहे थे? शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 ये भी नहीं किया किसी को, गया जेल में तो जेल में गए, हम लोग को क्या मतलब है? नहीं समझे? हम लोग में क्या भीड़ तंत्र में क्या खराबी होती है? भीड़ चाहती है उनके लड़ाई, उनके लिए कोई लड़ाई लड़े, लेकिन भीड़ तंत्र की खराबी, वो फंसेगा तो भीड़ उसके लिए नहीं आएगी। समझ में आ गया? दिस इज भीड़ तंत्र। आगे बढ़ जा। उनको घोषित कर दिया क्या चीज? देशद्रोही। नहीं समझे? हम लोग भी ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग को भी घोषित कर देगा। लेकिन फिर पब्लिक हम लोग यही कहेगी, अगर हमको कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बात करता तो पाकिस्तान वाला खुद आएगा, या भाई उस सबसे ज्यादा हम लोग को गरियाया है। हमरा तो घोषित नहीं कर सकते हैं, और चाइनीज घोषित कर देंगे, चाइना का। देखो यही प्लस पॉइंट है आदमी को, नहीं समझे? लेकिन ये चीजें सही नहीं। आगे बढ़े। अरावली पर्वत खत्म होने वाला है, पास हो गया विधेयक, पहाड़ कटेगा सब में बटेगा। आगे बढ़ते। पूर्वोत्तर समझ में आ गया? पूर्वोत्तर शेड्यूल 6 समझ में आ रहा है बाबू? अभी तो हम संविधान में प्रवेश भी नहीं किए हैं। संविधान में 22 भाग में हम कौन भाग पढ़ा रहे हैं? कौनो नहीं। जो साइड से 2 पन्ना जोड़ा गया है ना, हम वो 2 पन्ना पढ़ा रहे हैं, जल्दी पढ़ा के फिर भाग 1 निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बाबू कह रहे थे कि सर शुरू से पढ़ाइएगा, तो मतलब एक छोड़ दे, चैप्टर 1 से पढ़ा दे। आगे बढ़ते हैं। पीछे जो बच्चे हैं बाबू, आप डिसिप्लिन से रहिएगा, समझे? नहीं तो हमारे पास अपना खुद का हॉस्पिटल भी है। हम जो बोले आप समझ गए, और जो नहीं बोले वो भी समझ गए ना? बस अभी बैठ जाओ बाबू, अभी बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाइए। 4 बार बोले हैं। चलिए अब समझने चालू कीजिए। यहाँ पर अभी इनको शौक जाता है, पहले क्लास कर लेते हैं। जब हम बोलेंगे कि शेड्यूल खत्म हो गया, तब आपको जो डाउट होगा अभी लिख के रख लीजिए, ठीक है?
दिस इज नॉट योर होम ट्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस समय हम बोलेंगे कि 12 का 12 अनुसूची खत्म हो गया। उस समय अगर आपको कोई डाउट है तब खड़े होकर पूछेगा, ठीक? जब चीज रनिंग में है मतलब क्या बनता है, आप जो पूछने वाले होंगे हम आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बाकी राज्यों को इसमें नहीं है। अब अगला शेड्यूल 7 कहते हैं शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का क्या करना है? विभाजन करना। अब भैया ये शक्ति का क्या विभाजन करना है? तो कौन सी शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी? शक्ति का विभाजन में क्या कहा गया है कि कौन सी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, यानी संघ के पास होगी, कौन सी शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, राज्य शक्ति, राज्य सूची, कौन सी शक्ति इन दोनों के पास होगी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शक्ति का विभाजन जरूरी है कि नहीं है? आइए लिखित रूप में ज्यादा जरूरी है। मान के चलिए संघ सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, तो उसको कुल 100 विषय दिए गए हैं। अभी हम उस पे नहीं आते हैं, पहले कंसेप्ट समझिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी उसे ये पता ही नहीं है कि सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, और वो इसमें चला गया कि 100 विषय दिए गए। पहले समझिए कि संघ सूची में जितने विषय लिखे हैं उसमें कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है और कोई नहीं बनाएगा। जैसे नोट छापने का अधिकार वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, पता चला ममता बनर्जी को अपन नोट छाप दी, इधर नीतीश कुमार अपन को छाप दिए, नहीं समझे? पगला जाएंगे हम लोग। तो नोट छापने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को है कि सेंट्रल को? सेना रखने की जिम्मेदारी, पता है बिहार पुलिस भी एगो सेना रख ले, यहाँ पे रख लो है बिहार मिलिट्री पुलिस, BMP। तो ये रखा था बिहार मिलिट्री, तो कहा गया है बिहार मिलिट्री, मिलिट्री रख देंगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आगे पुलिस जोड़िए, आगे ओहो तो बिहार मिलिट्री पुलिस, अल्टीमेट क्या है? पुलिस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? PAC यूपी में है, प्रिंसलरी आर्मर्ड कांस्टेबलरी, PAC। जैसे यहाँ इमरजेंसी होता है बिहार में तो कौन आती है? BMP। अब वहां कौन आता है? PAC। कौन आता है? PAC। हर जिला में रहती है, रिजर्व में खड़ी रहती है वहां। समझ में गया? तो क्या ये कोई राज्य अपना मिलिट्री रख लेगा? मेट्रो स्टेट को दिया गया, अपन अपन चलाओ, लेकिन रेलवे सेंट्रल। पता चला बिहार अपन ट्रेन लेके चल गया यहाँ पे, अब गया यहाँ से धर 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 कानपुर, अब पटरी की जगह चढ़ा दिया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बिहार ट्रेन आओ, कचार कर रद्द कर दिया। नहीं समझ में आ गया? चढ़ा दे लो ऊपर, यहाँ पे बवाले हो जाएगा। क्या ट्रेन राज्य सरकार के अंडर में आएगा? रेलवे किस में आएगा? सेंट्रल। तो ये जरूरी था कि शक्ति का विभाजन किया जाए कि कौन सी शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी, कौन सी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी, कौन सी शक्ति दोनों के पास रहेगी। जैसे शिक्षा दोनों का, स्वास्थ्य दोनों का, इसलिए देखिएगा एम्स एजुकेशन है दोनों का है, दोनों का है। PMCH बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, PMCH। यहाँ वहाँ एजुकेशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एजुकेशन है, राज्य सरकार का भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देख लीजिए एम्स, और बिहार सरकार का देख लीजिए, तो वो दोनों है। शिक्षा दोनों का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU, अलीगढ़, PHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का भी है, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह, छपरा यूनिवर्सिटी, JP, तहस नहस एकदम। नहीं समझ में आ गया? मगध, हाँ। तो दोनों का है। तो कुछ चीजें किसकी होती हैं? दोनों का। ऐसी चीजें जो दोनों का है, कुछ केवल राज्य सरकार का, जैसे पुलिस राज्य सरकार, पुलिस यानी FIR करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है। वहां उनके पास जांच एजेंसी हैं, CBI है, IB है, पुलिस नहीं है। पुलिस है नहीं, दिल्ली पुलिस है, तो वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार की ही वो जमीन है। दिल्ली किसी राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की जमीन है। तो कुछ जमीनें केंद्र सरकार की होती है जिसे केंद्र शासित कहते हैं। जैसे दिल्ली किसका है? केंद्र सरकार की जमीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। शक्ति का विभाजन 7, देखिए 100 से 7, 100 से शक्ति का विभाजन याद रहेगा। शक्ति का विभाजन जो केंद्र को दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाएगा, राज्य सूची में, समवर्ती में। बताइए अनुसूची 1 संघ और राज्य का क्षेत्र, 2, 3, 4,
राज्यसभा, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा। क्या शेड्यूल 6 में लद्दाख को शामिल करना चाहिए कि नहीं? अरावली को करना चाहिए था कि नहीं? कितने पहाड़ है उसको किसमें शामिल कर दो? शेड्यूल 6। नहीं समझ में आया? शेड्यूल 6। शक्ति का विभाजन, कितने लिस्ट? 3। सेंट्रल लिस्ट यानी संघ सूची कानून बनाएगा, राज्य सूची कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची दोनों, संघ सूची में कानून बनाएगा केंद्र सरकार, राज्य सूची में, समवर्ती में। अच्छा, अगर दोनों बना दिए एक के विषय पे तो किसका मान्य होगा, किसका नहीं मान्य? हाँ, अगर दोनों एक के पे बना दिया तो मान्य हो जाएगा किसका? केंद्र का। किसका हो जाएगा? केंद्र। दोनों अगर सेम टॉपिक पे बना दिया तो ज्यादा वैल्यू किसका है? यहां तक तो बना के चले गए लोग, हो गया एगो भीषण बवाल, एगो बवाल हो गया संविधान में। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे अंतरिक्ष आ गया। जब संविधान बना था तो अंतरिक्ष था ही नहीं, लोग संविधान कानून बना किस पे? जमीन पे। पता चले तरीका अंतरिक्ष आ गया हो, ठीक है, नया चीज आ गया, संविधान में था ही नहीं। तो पता चला मुखिया चल जाएगा चुनाव लड़ने, अंतरिक्ष मेरा, अंतरिक्ष सूची अपने को बना लेंगे। यहाँ पहले परमाणु बम फोड़ दिया, भैया जल्दी जल्दी परमाणु बम को शेड्यूल में डालो, नहीं तो पता चला बिहार सरकार अपन परमाणु बम फोड़ के रख लेगी, मध्य प्रदेश का अपना परमाणु बम, महाराष्ट्र का अपना परमाणु बम। तब तक साइबर ही आ गया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का कानून अलग अलग, पता चला बिहार सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग। तब कहा गया कि देखो, एक ऐसी लिस्ट बनाई गई जिसमें कहा गया इस लिस्ट में संख्या फिक्स नहीं होगी, जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो इसी लिस्ट में चली जाएगी, जिसका नाम रखा गया अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगा वो किसमें आएगा? जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगा किसमें आएगा? अवशिष्ट। अब इस पे कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य को दिया जाए या केंद्र को? राज्य को या केंद्र को? हाँ, किसमें दिया जाए? केंद्र में दिया जाए। तो इसको दिया गया कि इस पे कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ, आज परमाणु बम किसका? सेंट्रल, नया टेक्नोलॉजी था। अंतरिक्ष सेंट्रल, नया टेक्नोलॉजी था। सोशल मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, नया टेक्नोलॉजी है। अभी ट्विटर, यूट्यूब एगो नया कौन और कूद जाएगा, सब किसमें जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। साइबर सिक्योरिटी, और साइबर फ्रॉड हो रहा है तो लड़ेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लड़ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। कौन सी सूची है? अवशिष्ट सूची। समझा गया कि नहीं? सेंट्रल जो अलाइन टू सेंट्रल, जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी रहेगा वो किधर क्यों रहेगा? नहीं, सेंट्रल में। अच्छा, आप बताइए ध्यान से, ये चारों समझ में आ गया? अगर कोई चीज नहीं आती है टेक्नोलॉजी, सपोज कीजिए कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, वो किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची में चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब जैसे रोबोट आ रहे हैं, सब किसमें जाएंगे? सब AI। अब हर चीज क्या आ गया? रोबोट आ गया। चाइना में ना एगो रोबोट प्रेग्नेंट हो गया, हाँ, मार्च में उसका लड़का होगा। रोबोट को उस टाइप का रोबोट बनाएंगे, मानव टाइप का नहीं है, वॉशिंग मशीन टाइप का बनाया है। उस पे स्पर्म और ओवम को रख के उसमें रख दिया है। AI की मदद से उसमें जो जो न्यूट्रिशन चाहिए AI अपने से उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। AI को फीड किया गया है फर्स्ट मंथ में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना मूवमेंट चाहिए, तो उस बच्चे को उतना मूवमेंट करा रहा है, उतना टेम्परेचर दे रहा है। ये मानव की तरह नहीं दिख रहा है, वॉशिंग मशीन की तरह दिख रहा है। उसमें बचवा भी हो गया है 6-7 महीने का। अब मार्च में उसका डिलीवरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनुसूची 1, 2, 3, 4, टोटल कितनी अनुसूचियां? हाँ, लेकिन पहले कितनी थी? हाँ, पहले 8 ही अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा।
संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है? बाय। 8 में क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा कि संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है? बाय। ऐसे बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा है? 22। कितनी भाषा है? 22। 22 भाषा। किस अनुसूची में? 8। 8 अनुसूची। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में 12। पहले अभी एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चाइना में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी? कंट्रोल रहेगा जनसंख्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनसंख्या क्या रहेगा? कंट्रोल। देखो, जनसंख्या कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। अगर इंसान गरीब रहेगा, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा। महिला पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा। पुरुष गरीब, महिला अनपढ़, जनसंख्या बढ़ेगा। ज्यादातर मेजोरिटी में देखो यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए पुरुष को अमीर बनाओ, महिला को पढ़ा लिखा बनाओ। महिला पढ़ी लिखी, उसे भी पता है कि जहां 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसके शरीर में 20 को बीमारियां आना चालू होगी। एक तो शरीर अजीब हो जाएगा, थायरॉक्सिन लेवल बढ़ जाएगा, मोटापा दरिद्रता टाइप की हो जाएगी, अजीब टाइप का हो जाएगा। यहाँ आ जाओ यहाँ क्या कहे बमनी, इतना ना मोटा गए, चलने नहीं जा रहा, हम क्या कहें। हार्मोनल इनबैलेंस इतना भयानक हो जाता है। महिला पढ़ी लिखी रहेगी, उसको पता है, बाकी नहीं पढ़ी रहेगी, उसको किस्मत, उसको कहता सब जाना है उम्र में मोटाई जाता नहीं। नहीं समझ में आ गया? बहुत ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो एक्सेसिव जो होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ी लिखी रहेगी तो उसको कोई तो समझ है, अनपढ़ रहेगी है लाठी तैयार होता, लाठी तैयार होता है। नहीं समझ में आ गया? अरे एगो को 12 को लड़का थे, सब कोई टोक दिया है तार 12 को, तो उसे लड़ गई। नजर लगाओ तोरा, तू नजर लगाओ तोरा, तारा से लेके हम खियाए पिए निका एक निके, बोलबो मत करिए ना, मरबो करम तारा के हम। तो एक है पुरुष का अमीर होना, महिला का शिक्षित होना, और एक बड़ा कारण है कि समाज में पुरुषों का ज्यादा वैल्यू है। अगर किसी की एक लड़की है, मान के चलिए 2 लड़की है, सोचेगा एक और लड़का हो जाए, फिर एगो लड़की हो गई तो क्या 3 हो गई, सोचेगा एक और लड़का रहता ठीक रहता। उस सोचेगा तब तक उसका लड़का होगा ना जब तक लड़का ना हो, तब तक सोचेगा। और पता चला 7 गो 8 गो लड़की हो गई, फिर सोचेगा। और जैसे एगो लड़का हो गया, अब परिवार पूर्ण हो गया। ये मेंटेलिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मेन समस्या हो जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़े। बारह 8 याद रहेगा? बोलिए। 1 में संग और उसका छेद, 2 3 4 5 ऐसे 6 पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 शक्ति का विभाजन। संघ सूची में कानून सेंट्रल, राज्य सूची में कानून समवर्ती में दोनों, लेकिन दोनों में विवाद हुआ तो मान रहेगा। नई टेक्नोलॉजी ऑफ सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी। भाषा 8 भाषा। कितनी भाषा? कितनी भाषा? 22 भाषाओं की चर्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जो 4 बाद में जोड़ा गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया क्लास का, फर्स्ट क्लास रहता है इस वजह से। ए हल्ला नहीं करो, क्या कर रहा है? ए कौन मारेगा जी? कौन मारने को बोल? बताओ बताओ, उठाओ उठाओ देखो, ओए उठो जी, कौन मारने को बोल रहा है? ठीक है, काट दो।